अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग के टॉपिक को। तो देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. It will help to decide whether the businesses need to invest in large projects like machinery, purchase a startup facility, market entry in a new market. एक्चुअली कैपिटल बजटिंग का मतलब है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को करना, मतलब एक ऐसी प्लानिंग जो बिजनेस को डिसाइड करने में हेल्प करती है कि उनके बिजनेस बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मशीनरी खरीदना, एक नई फैक्ट्री या स्टार्टअप फैसिलिटी को शुरू करना, या फिर एक नई मार्केट में एंट्री करना। ये सब डिसीजंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि बिजनेस को फ्यूचर में मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अगर आप प्रूडेंट यानी अच्छी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो आपकी कंपनी काफ़ी ग्रो करती है। कैपिटल बजटिंग entails the purchase of major investment decisions or expenditures to determine which one of them would bring desirable returns in the future. कैपिटल बजटिंग बेसिकली उन बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का प्रोसेस है जो कंपनी को प्रॉफिट दे सकते हैं। मतलब कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट या एक्सपेंडिचर्स उनको डिजायरेबल रिटर्न्स देंगे। Companies can only have a limited amount of capital and therefore are unable to start in every venture that promises profit. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के पास हमेशा लिमिटेड कैपिटल होता है। वो हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हर प्रोजेक्ट प्रॉफिट दिखाता है लेकिन सभी प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होते। They therefore need to exercise caution in making choices by picking the most favorable projects based on profitability. इस सेंसेस को बहुत एहतियात के साथ चूज़ करना पड़ता है। कैपिटल बजट बेसिकली उनको हेल्प करता है कि वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और फेवरेबल हैं, ताकि उनके लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो सके। अब नेक्स्ट हम कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। कैपिटल बजटिंग बेसिकली उसका क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजंस करना, मतलब कि कंपनी को डिसाइड करना होता है कि पैसा कहाँ लगाया जाए ताकि फ्यूचर में उनको उतना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिंग करंट फंड्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब करंट फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं तो वो हमेशा फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए होते हैं, तो हमें कितना फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेगा। की डिसीजंस की बात करें तो कैपिटल बजटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज कवर होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। एक्सपेंशन का मतलब होता है बिजनेस की ग्रोथ और कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जबकि एक्विजिशन का मतलब है कि नए एसेट्स या फिर नया बिजनेस, अपना बिजनेस को ग्रो करना, नया बिजनेस खरीदना। मॉडर्नाइजेशन का हमारे पास यहाँ मतलब होता है टेक्नोलॉजी लाना, लाइक इक्विपमेंट्स हम अपग्रेड कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। एंड रिप्लेसमेंट का मतलब है पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करके नई को अडॉप्ट करना। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें 2 आती हैं कैटेगरीज, पे बैक पीरियड मेथड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। एंड अदर वन इज़ मॉडर्न टेक्निक्स, उसमें हमारे पास एनपीवी आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड थर्ड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब वन बाय वन हम इन सब टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और इनके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पे बैक पीरियड मेथड। The payback period method is a tool used to determine the number of years that it takes to recover the original cash investment in a project. ये एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि एक प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया गया है उसे रिकवर करने में कितने साल लगेंगे। That is, the payback period is a period during which the cumulative net cash flows of an investment are equal to the initial cost of the investment.
एट द एंड ऑफ द पीरियड द इन्वेस्टमेंट हैज़ रिकवर्ड इट्स कॉस्ट। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम पे बैक पीरियड की बात करें तो ये एक वो ड्यूरेशन होता है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट के कम्युलेटिव नेट कैश फ्लोज यानी उसकी इनिशियल कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं। मतलब कि इस टाइम के बाद प्रोजेक्ट अपना कॉस्ट पूरा रिकवर कर लेता है। अगर हम टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट हमारे पास है इवन कैश फ्लोज एंड सेकंड इज़ अनइवन कैश फ्लोज। पहला है इवन कैश फ्लो। दिस इज द सेम अमाउंट रिसीव्ड विद ईच पीरियड, जिसमें हर साल या फिर हर पीरियड एक ही सेम अमाउंट रिसीव हो रही होती है। सेकंड है हमारे पास अनइवन कैश फ्लोज। द अमाउंट्स ऑफ मनी आर रिसीव्ड एट वेरियस पीरियड, जिसमें अलग अलग पीरियड्स में डिफरेंट अमाउंट्स हमें रिसीव हो रही होती हैं। बस करते हैं पे बैक पीरियड के फॉर्मूला को फॉर इवन कैश फ्लो एंड फॉर अनइवन कैश फ्लो। सबसे पहले अगर कैश फ्लोज इवन है यानी हर साल एक ही अमाउंट आ रहा है तो सिंपल फार्मूला है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लोज। यहाँ नेट कैश फ्लोज का मतलब है अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर कैश फ्लोज अनइवन है यानी हर साल अलग अलग इनफ्लोज मिल रहे हैं तो फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फुल ईयर्स बिफोर रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब पहले कैलकुलेट करना होता है कि कितने साल लगेंगे कॉस्ट वापस आने में, फिर बची हुई अमाउंट को अगले साल के कैश इनफ्लो से एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह हमें एग्जैक्ट पे बैक पीरियड मिल जाता है। चलिए अब एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि पे बैक पीरियड और क्लियर हो जाए। हमने एक एग्जांपल क्वेश्चन लिया है। अ कंपनी इज कंसीडरिंग अ मशीन दैट कॉस्ट 2 लाख रुपीज़। द मशीन विल जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ 50,000 एवरी ईयर फॉर 6 ईयर्स। एक कंपनी एक मशीन खरीदने का सोच रही है जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पे बैक पीरियड, और हमें सेकंड क्या देखना है कि क्या कंपनी इन्वेस्ट करेगी अगर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड हमारे पास 4 ईयर्स आ जाए। तो फार्मूला याद है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ प्लस नेट कैश फ्लो हमारे पास क्या आ गया टोटल 50,000 रुपीज़। सो अब हम इस फार्मूला के अंदर सिंपली डालेंगे ओरिजिनल और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख रुपीज़ आ गया, नेट कैश फ्लो हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ गया। सो आफ्टर डिवीजन आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 ईयर्स वुड बी दी पे बैक पीरियड। मतलब कि कंपनी अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 4 साल में रिकवर कर लेगी। अब क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि अगर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड 4 ईयर्स हो तो क्या कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी। सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन था, फर्स्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ। आंसर क्या है हमारे पास सेकंड का कि यस, क्योंकि एक्चुअल पे बैक पीरियड भी 4 ईयर्स ही है तो रिक्वायर्ड कंडीशन के इक्वल है, इसलिए कंपनी को मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम पे बैक पीरियड के एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, प्रोजेक्ट्स ए एंड प्रोजेक्ट बी। दोनों प्रोजेक्ट की कैश इनफ्लोज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स का हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। इनके इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट है तो इसका मतलब ये अनइवन कैश फ्लोज की एग्जांपल्स को हम कर रहे हैं पे बैक पीरियड के थ्रू। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए को देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास इसमें है 2,10,000। हर साल अलग अलग इनफ्लोज आ रहे हैं। पहले साल हमारे पास 15,000 है, फिर 30,000 है और फिर तीसरे साल भी 30,000 है और उसके बाद 3,70,000। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कम्युलेटिव कैश फ्लो। कम्युलेटिव कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में हम लोग 0 रखते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे कि 15,000 को 15,000 ही सेम रखेंगे। अब सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे कि 15,000 प्लस 30,000 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000।
देन थर्ड ईयर में हम क्या कर देंगे 45,000 प्लस 30,000 कर देंगे तो हमारे पास 75,000 आ जाएगा। तीसरे साल तक कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज हमारे पास 75,000 हुए हैं, लेकिन अभी भी 2,10,000 हमारे पास रिकवर नहीं हुआ। जब हम चौथे साल को ऐड करेंगे तो टोटल इन्फ्लोज हमारे पास 4,45,000 हो जाते हैं, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट तीसरे और चौथे साल के बीच रिकवर होगी। कैलकुलेशन करके पे बैक पीरियड निकालते हैं। अब हम पे बैक पीरियड का फार्मूला देखते हैं, जो कि हमारे पास था कि नंबर ऑफ फुल ईयर्स बिफोर रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट को हम लोग लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी से पहले हमारे पास कितने हो गए 3 साल, ठीक है। 3 साल हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट हम किस तरह से लिखेंगे कि 210, इस अमाउंट को हम लिखेंगे, माइनस हम 75,000 कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग फोर्थ ईयर के कैश फ्लो को हम ऐड कर रहे हैं तो वो कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग उसके प्रीवियस ईयर ले लेंगे। इसलिए हम लोग थर्ड ईयर ले लिया है और हम लोग अनरिकवर्ड अमाउंट को इस तरह से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो क्या है हमारे पास 370,000। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 3.36 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट बी। अब नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट बी को देखते हैं। प्रोजेक्ट बी में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 21,000, तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये अनइवन कैश फ्लोज का है, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। फर्स्ट 0 ईयर पे हमारे पास हम 0 लिखेंगे। फर्स्ट ईयर पे 11,000 है तो सेम हमारे पास 11,000 रहेगा। नेक्स्ट ईयर में 11,000 प्लस 9,000 हमारे पास 20,000 आ जाएगा कम्युलेटिव कैश फ्लो। सो अब हम दोबारा से 20,000 के अंदर हम 11,000 को प्लस कर लेंगे तो 31,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर तक अगर हम बात करें तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हुई, जबकि थर्ड ईयर में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है। तो अगर हम सेम फार्मूला के थ्रू हम सॉल्व करें पे बैक पीरियड को, तो नंबर ऑफ ईयर बिफोर फुल रिकवरी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देन अनरिकवर्ड अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे 21,000 माइनस 20,000 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट 11,000। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2.09 ईयर्स। तो अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। प्रोजेक्ट ए का क्या हमारे पास बैक आया 3.3 ईयर्स, और प्रोजेक्ट बी का क्या हमारे पास पे बैक आया 2.09 ईयर्स। तो मतलब कि प्रोजेक्ट बी ज़्यादा जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेता है। अगर सिर्फ पे बैक के बेसिस पे हम डिसीजन लेना हो तो प्रोजेक्ट बी की प्रेफर किया जाएगा, लेकिन फिर भी याद रहे कि पे बैक पीरियड मेथड का एक एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है और इजी है, लेकिन इसकी एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को इग्नोर करता है, जो कि पे बैक पीरियड के बाद आते हैं। तो स्टूडेंट्स, पे बैक पीरियड मेथड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे, यानी रिस्क को समझने के लिए ये एक सिंपल और क्विक टूल है कि हम कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे। हमने प्रोजेक्ट बी में 2 इयर्स में रिकवर किया और प्रोजेक्ट ए में 3 इयर्स में, तो हमें एक्सेप्ट करना हो तो हम इसमें से प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको पे बैक पीरियड मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अब क्योंकि हमने इवन कैश फ्लो और अनइवन कैश फ्लो दोनों के एग्जांपल्स को देखा है, और अब आप इजीली बता सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट कब रिकवर। लेकिन याद रहे, पे बैक पीरियड कैपिटल बजटिंग का सिर्फ एक बेसिक मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस और इंटरेस्टिंग मेथड सीखने वाले हैं, जैसे कि एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये मेथड हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ प्रोजेक्ट की रियल प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। तो कैपिटल बजटिंग को डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर देखिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।